हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था सॉल्यूशन का बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा था और कंसंट्रेशन के टर्म्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे कि जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा आप उसको कैसे मेजर करेंगे। तो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनको हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स के नाम से जानते हैं। तो पिछले क्लास में हमने परसेंट वॉल्यूम वाइज उसको भी हमने दो तरीके क्लासीफाई कर दिया था। एक टाइप था कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता था और दूसरा वाला टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता था। जो क्वांटिटीज मास से जुड़ी हुई थी वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती थी और जो पैरामीटर जो कंसंट्रेशन टर्म्स वॉल्यूम से रिलेटेड था वो डिपेंड करता था किस पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, तो पिछले बार मोरालिटी तक हम लोग पढ़ लिए थे, तो उसी के आगे आज हम लोग शुरू करते हैं। तो मोरालिटी में हम लोग क्या देखे थे कि जो आपका मोरालिटी था वो क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन वेट बाय, अगर मोलर मास किसका सॉल्यूट का अगर नॉट मान तो W बाय नॉट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, और वॉल्यूम किस में रखना है, लीटर में। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपका वॉल्यूम था अगर उसको मिलीलीटर में रखना हो तो क्या उस समय फॉर्मूला कितना आया था, 1000 बाई कितना आया था, एम नॉट बी इंटू किसमें आया था, मिलीलीटर में आया था। इतना बात हम लोग पिछले वाले क्लास में किए थे। ठीक है ना। एक और क्वांटिटी आता है इसमें, स्ट्रेंथ। कभी कोई पूछ लेता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ इसको कैसे लिखते हैं, कैपिटल एस से। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मोलर मास से एक हम लोग रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं। तो पहले स्ट्रेंथ क्या है पहले उसको समझते हैं। तो स्ट्रेंथ बहुत सिंपल सा बात है कि कितना वेट आपका सॉल्यूट का किसमें डिसॉल्व है, सॉल्यूशन में, दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ। ठीक है। और जो आपका मोलारिटी था वो क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना नंबर ऑफ मोल इसका सॉल्यूट का डिसॉल्व है किसमें, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसको आप बोलते थे मोलारिटी। और ये क्या है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram, amount of solute in gram dissolved per unit volume of solute। ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। बहुत सिंपल सा बात है। स्ट्रेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेट। बताइए वेट क्या, वेट कैसे लिखते हैं हम लोग, W से, किसका सॉल्यूट का, बाई क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। अगर आप पेमेंट में करना है तो क्या कर दोगे, फिर W इंटू ऊपर 1000 आ जाएगा। 1000 क्यों आता है, हम लोग को पता है कि 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000 ml। ठीक है ना। तो ये स्ट्रेंथ इक्वल टू कितना फॉर्मूला है, इतना। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि स्ट्रेंथ में और मोलारिटी में अगर आप एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहें तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये वाला फॉर्मूला, मोलारिटी इक्वल टू आपको कितना है, W बाई एम नॉट बी इंटू किसमें, ml में, ऊपर क्या आता है 1000। अगर यही वाला सेम वैल्यू अगर आप जाके वाले क्वेश्चन में पुट कर दें तो देख सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप फाइंड आउट हो जाएगा। क्योंकि m इक्वल टू आपका कितना था, W इंटू 1000 बाई कितना था, एम नॉट बी किसमें था, ml में। ध्यान से देखिए जो ये वाला टर्म लिखा हुआ इतना, जो ये वाला टर्म लिखा है क्या आप इससे जाकर स्ट्रेंथ लिख सकते हैं। इतनी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ। यहाँ से ये बात कितना आ जाएगा, m इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्ट्रेंथ बाई कितना, W1000 बाई बी नॉट, W1000 बाई बी मिलीलीटर वाला, जो इतना वाला पहले थे आप क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ। ठीक है। और नीचे बच गया क्या आपका, m नॉट बच गया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि स्ट्रेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू एम नॉट। m इंटू कितना हो जाएगा, m नॉट हो जाएगा। यहाँ पर m आपका है मोलारिटी, m नॉट क्या था, मोलर मास किसका था, सॉल्यूट का, s क्या था आपका, स्ट्रेंथ। जो आपका s था वो हो जाएगा स्ट्रेंथ किसका, सॉल्यूशन का। m क्या है आपका, मोलारिटी है। m नॉट क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोलर मास ऑफ किसका था, सॉल्यूट का था। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो आपका स्ट्रेंथ था, तो अगर ध्यान से देखें तो आपका स्ट्रेंथ भी क्या, स्ट्रेंथ के फॉर्मूले में आपका वॉल्यूम आया, बिल्कुल आया। तो जो आपका स्ट्रेंथ है वो भी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। जो आपका स्ट्रेंथ भी होगा वो अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो आपका जो स्ट्रेंथ का वैल्यू होगा वो भी क्या करता रहेगा, वेरी करता रहेगा।
और इस तरीके से आपको अगर स्ट्रेंथ पता है तो सॉल्यूशन का मोलरिटी निकाल सकते हैं, अगर मोलरिटी पता तो क्या निकाल सकते हैं, उसका स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना कर लीजिए, उसके बाद आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगर आगे आपको क्या पढ़ना है, हम लोग को नॉर्मलिटी के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अगला क्या था, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। बहुत सिंपल से, सिंपली इसको आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolved per unit वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का डिसॉल्व है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा किसमें लेना है, लीटर में, ये हमेशा अंडरस्टूड रहेगा। अब यहाँ पर एक नया टर्म आया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। अभी तक आप मास देखते थे, जब आपने स्ट्रेंथ निकाला तो वहां पर मास आया, जब आपने मोलरिटी निकाला तो वहां पर क्या आया था, वहां पर नंबर ऑफ मोल आ गया। लेकिन एक यहाँ पर नया टर्म आया, इसको क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगला बात आपके दिमाग में आएगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है क्या। ठीक है, तो अगर नॉर्मलिटी को आप फॉर्मूले में रखना चाहें क्या लिखोगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। अब अगला बात है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है क्या। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखना हो EQ। ठीक है ना, जो आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, ये बहुत सिंपल सा बात है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कितना होगा, कितना वेट आपका सॉल्यूट का गिवन है, वेट अपॉन उसका इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट इसको बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब अगला बात आएगा कि इक्विवेलेंट मास क्या है। अगला एक आपके पास एक और टर्म आ गया, नया टर्म आया, इसको क्या लिख रहे हैं हम लोग, इक्विवेलेंट मास। तो अगला बात आएगा कि इक्विवेलेंट मास क्या है। तो जो आपका इक्विवेलेंट मास है दैट इज इक्वल्स टू बी मोलर मास। मोलर मास इसका सॉल्यूट का निकालेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय क्या हो जाएगा, n फैक्टर, बाय क्या हो जाएगा, n फैक्टर। अब अगला बात समझ में आ रहा है कि जो आपका n फैक्टर है, n फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो इस पे हम लोग पूरा का पूरा अभी बात करते हैं। लेकिन इसके पहले क्या नॉर्मलिटी को, क्या अगर आप इक्विवेलेंट मास का जो वैल्यू अगर जाके इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या नॉर्मलिटी का एक फॉर्मूला आप बना सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए नॉर्मलिटी इक्वल टू कितना था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना था, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास कितना था, मोलर मास बाय n फैक्टर। और याद कीजिए मोलर मास को हम लोग m नॉट से लिख रहे थे, मोलर मास को कैसे लिख रहे थे, m नॉट से। तो जाके इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, W बाय इक्विवेलेंट मास लिखोगे यहाँ पर, जो आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट था कितना लिखोगे, W बाय इक्विवेलेंट मास इनटू कितना हो गया, वॉल्यूम किसमें, लीटर में। अब इक्विवेलेंट मास का वैल्यू यहाँ से ले लो, तो W बाय इक्विवेलेंट मास कितना था, मोलर मास। मोलर मास को कैसे लिखते थे, m नॉट से, बाय n फैक्टर आएगा तो इसके नीचे बाय आएगा, तो जाके कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर में, तो कहाँ पहुंच जाएगा, n फैक्टर ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ हो गया आपका n फैक्टर इनटू कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। तो जो आपका नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, दिस वन। नॉर्मलिटी इक्वल टू कितना आ गया, W इनटू n फैक्टर बाय कितना आ गया, m नॉट, वॉल्यूम किसमें था, लीटर। ठीक है ना। अब अगला बात आएगा कि आप n फैक्टर कैसे निकालेंगे। अगला बात आपके दिमाग में ये आएगा कि n फैक्टर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो n फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ मैं बगल में लिख देता हूँ। n फैक्टर आपका डिपेंड करता है टाइप ऑफ सब्सटेंस, जो आपके पास सब्सटेंस है उस सब्सटेंस का टाइप, अगर वो आपका एसिड होगा तो n फैक्टर निकालने का अलग तरीका होगा, बेस होगा तो कुछ और होगा, सॉल्ट होगा तो कुछ और होगा। अगर आपका कोई नॉर्मल मेटल है, जिसको आप एलिमेंट के नाम से भी जान सकते हैं, मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो सारे केस में हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं कि n फैक्टर आप कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है ना, तो अगला काम करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर। सबसे पहला केस लेते हैं, इन केस ऑफ एसिड। अगर आपके पास एसिड है तो उसका आप n फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो
तो बहुत सिंपल सा बात है कि क्या हो जाएगा, एन फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ H प्लस आयन डिसोसिएटेड इन एक्वस मीडियम। ठीक है, एक्वस मीडियम में कितना H प्लस आयन, क्योंकि हम लोग जानते हैं एसिड कौन से सब्सटेंस होते हैं, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो H प्लस आयन को क्या करता है, डिसोसिएट करता है या फर्निश करता है, छोड़ता है, रिलीज करता है, किसमें, एक्वस मीडियम में। तो कितना नंबर ऑफ H प्लस आयन जो आपका एसिड होगा डिसॉल्व किया, दैट विल बी एन फैक्टर ऑफ दैट पार्टिकुलर एसिड। उस पार्टिकुलर एसिड का वो क्या कहलाएगा, एन फैक्टर बोला जाएगा। ठीक है ना, जैसे का एग्जांपल ले ले, अगर HCl का बात करें तो इसको डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से H प्लस बनेगा, प्लस क्या हो जाएगा, Cl माइनस। अब बताइए अगर मतलब जो आपका HCl था एक्वस मीडियम में है, एक्वस मीडियम में क्या हुआ, डिसॉल्व होगा, तो सबके नीचे हम लोग एक ही लिख देते हैं, यानी कि एक्वस मीडियम। अब बताइए जो आपका HCl था कितना H प्लस आयन से फर्निश किया, कितना रिलीज किया, एक H प्लस आयन क्या किया इसने, फर्निश किया। तो इसका जो एन फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर H2SO4 ले लिए, H2SO4 ले लिए एक्वस मीडियम में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 2H प्लस आयन फर्निश करेगा और प्लस क्या हो जाएगा SO4 माइनस माइनस वो भी किसमें, एक्वस मीडियम में। यहाँ से एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि आपको मतलब किससे, आपको नंबर ऑफ H प्लस आयन डिसोसिएटेड से मतलब है। ठीक है ना, अब ये तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड थे। अब अगला आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि आपका एसिड भी तो आपके स्ट्रॉन्ग होता है और वीक होता है, तो ये जो आपका एन फैक्टर होगा वो आपके एसिड के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है कि आपका वीक एसिड है, खाली उसको इससे मतलब है कि उस पार्टिकुलर एसिड ने कितने H प्लस आयन फर्निश किए। जैसे अगर आप एक वीक बेस ले लेंगे CH3COH एसिटिक एसिड एक्वस मीडियम में अगर आप इसको डालेंगे तो हम सबको पता है कि ये कंप्लीटली क्या करेगा, डिसोसिएट नहीं करेगा, क्या करेगा, पार्शियली डिसोसिएट करेगा, तो यहाँ इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, CH3COO माइनस आ गया, प्लस क्या आ गया, H प्लस आया। ठीक, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं कर रहा, लेकिन जो भी आपका एक एसिटिक आयन, जो एक एसिटिक एसिड है, एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का, वो कितना H प्लस आयन फर्निश कर रहा है, सिंगल 1 H प्लस आयन क्या कर रहा है, फर्निश कर रहा है, तो इसका भी एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना, तो वो नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा जो आपका एन फैक्टर होगा कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड। तो इस तरीके से आप अगर आपके पास एसिड है तो उसका क्या निकाल लेंगे, एन फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है ना, आगे करते हैं, अगर बेस होगा तो उसका बहुत सिंपल सा बात है, इन केस ऑफ बेस। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो आपका एन फैक्टर होगा नंबर ऑफ OH माइनस आयन डिसोसिएटेड इन एक्वस मीडियम। ठीक है, अगर आपके पास बेस है तो बड़ा सिंपल सा है, जैसे एसिड का आपका H प्लस आयन कितना फर्निश करता था, कितना डिसोसिएट करता था एक्वस मीडियम में, वो सेम फैक्टर के बराबर हुआ। ऐसे अगर आपका बेस है तो उसमें कितना OH माइनस आयन हाइड्रोक्सिल आयन कितना फर्निश किया, कौन, जो आपका पार्टिकुलर बेस होगा जिसका आप एन फैक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितना नंबर ऑफ OH माइनस आयन फर्निश करेगा उसके नंबर के बराबर हो जाएगा। जैसे अगर आप NaOH का बात करें तो यहाँ से क्या आएगा, Na प्लस में टूटेगा, प्लस कितना आएगा, OH माइनस। तो बताइए इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि कितना OH था, सिंगल था। ठीक है ना, ऐसे अगर आप एक वीक ले लेते हैं, NH4OH को ले लेते हैं, तो ये क्या है, आपका वीक बेस है तो कंप्लीटली टूटेगा नहीं, इसमें आएगा ये पार्शियली OH माइनस, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप एन फैक्टर किसका निकाल लेंगे, ऐसे एसिड का निकाल लिए, ऐसे किसका निकाल लिए, बेस का निकाल लिए। अब आगे चलते हैं, अगर आपके पास सॉल्ट है तो उसका एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगला आता है आपका इन केस ऑफ सॉल्ट, थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ सॉल्ट। अगर आपके पास सॉल्ट है तो उसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपका सॉल्ट होगा उसमें एन फैक्टर, क्योंकि जो आपका सॉल्ट होगा उसमें 2 तरीके का आयन होंगे। हम लोग जानते हैं, अगर आप NaCl का एग्जांपल ले लें तो NaCl अगर डिसोसिएट करेगा तो क्या बनाएगा, Na प्लस बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, Cl माइनस। तो एक बात आप बड़े ध्यान से समझ सकते हैं कि जितना चार्ज कैटायन पर होगा उतना ही चार्ज किस पर होगा, एनायन पर होगा।
दोनों पे जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन साइन क्या होगा आपका अपोजिट होगा। तो इसमें एन फैक्टर आप किसी आयन के टर्म में दे सकते हैं, चाहे आप कैटायन के टर्म में देखिए चाहे आयन के टर्म में, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, बराबर रहता है। ठीक है ना। इस नाते करते क्या है, जो आपका सॉल्ट है इसका जो फैक्टर है वो क्या हो जाता है, साइन को छोड़ के क्यों मैग्नीट्यूड से मतलब होता है किसमें, एन फैक्टर में। साइन के साथ आप इसको पुट नहीं करते। जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें हम लोग साइन के साथ वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट आपका पॉजिटिव निगेटिव जीरो को भी होता है, लेकिन जो आपका एन फैक्टर वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में आता है। तो आपको किससे मतलब केवल मैग्नीट्यूड से। ठीक है ना। तो सॉल्ट के केस में क्या हो जाएगा, एन फैक्टर will be equal to magnitude of anions of the cations। चाहे कैटायन लेंगे चाहे आप एनायन लेंगे, उसके मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू एन फैक्टर। ठीक है ना। जैसे अगर आप NaCl का एग्जांपल ले लेंगे तो NaCl किसमें डिसोसिएट हुआ, Na पॉजिटिव में गया प्लस किसमें हो गया, Cl माइनस में। तो जो इसका आपका एन फैक्टर होगा, देख रहे कि कैटायन भी कितना था, सिंगल है, एनायन भी क्या है, उस पर भी सिंगल ही चार्ज है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का कितना होगा। तो आप चाहे इसके रिस्पेक्ट में आप देख लें चाहे इसके रिस्पेक्ट में, बात उतना ही आएगा, जो आपका वैल्यू है वैल्यू क्या आएगा उतना ही आएगा। ठीक है ना। अगर Na2SO4 ले लिए, ये भी आपका एक सॉल्ट है, अगर ये डिसोसिएट करेगा तो क्या आएगा, फिर Na प्लस आएगा, प्लस क्या आ जाएगा, SO4 माइनस। इसमें ध्यान से देखना, Na पर भले एक ही चार्ज है, Na पर क्या है, भले आपका एक ही चार्ज है, लेकिन Na के कितने एटम है, Na के 2 एटम है। तो एक Na के पास 1 प्लस चार्ज है, तो 2 Na के पास कितना हो जाएगा, 2 प्लस चार्ज है। क्योंकि जो भी आपका सॉल्ट में ओवरऑल इसका चार्ज कितना तो न्यूट्रल होता है ना। इसका मतलब क्या होगा कि जितना टोटल चार्ज कैटायन के पास होगा उतना टोटल चार्ज किसके पास होगा, एनायन के पास होगा। तो दोनों का जो नेट चार्ज होगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों चार्ज को SO4 सल्फेट आयन पर ही आ गया है। तो चाहे आप इसके रिस्पेक्ट में बात कीजिए चाहे इसके रिस्पेक्ट में बात कीजिए, दोनों से आपका जो फैक्टर होगा कितना आएगा, 2 ही आएगा। आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पर Na था तो उसमें सिंगल चार्ज था, Na का कितना एटम वो तो देखो, यहाँ पे कितना एटम, 2 एटम। तो एक Na पर 1 प्लस 2 Na कितना हो जाएगा, 2 प्लस। नहीं अगर आप इसमें सल्फेट आयन को देख रहे हैं तो यहाँ पर एक साथ ही 2 नेगेटिव। ठीक है ना। तो इस तरीके से एन फैक्टर आप इसका निकालते हैं सॉल्ट का। और एक और है जो कि काफी आता रहता है, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है अगर, तो आप उसका कैसे निकाल पाएंगे, एन फैक्टर एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना। तो इसका बड़ा सिंपल सा बात है, जब आपके पास ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट हो तो जो भी इसका एन फैक्टर हो पता है किसके बराबर होता है, वो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स के बराबर क्या होता है, उसका जो एन फैक्टर होगा। ठीक है ना। इस पे केवेल्नो-4 का सारे नाम सारे बच्चे सुने होंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट, जो कि एक हाईली क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना। मतलब किसी भी सब्सटेंस को बड़े इजीली क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो होता क्या है कि जो भी आपका रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये मीडियम पे स्ट्रांगली डिपेंड करता है। अगर आप मीडियम वेरी करवा दें तो उसका एन फैक्टर बदल जाएगा, क्योंकि उसमें जो नंबर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाता है, वेरी कर जाता है। ठीक है ना। तो मैं एक एग्जांपल के जरिए बता रहा हूँ कि K-4 के लेके कि मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है आपका एन फैक्टर। और ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा भी है K-4 को। तो अगर K-4 आपका क्या है, तो सबसे पहले आप इसका ऑक्सीडेशन का स्टेट निकालना सीखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट हम नॉर्मली किसका निकालते हैं, जो आपका मिडिल एटम हो इसमें। तो मिडिल कौन है यहाँ पर, जिसको लोग पैरेंट एटम के नाम से जानेंगे। तो क्या था यहाँ पे, मैंगनीज। यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2 होता है। बात सबको पता है, सारे बच्चों पता होना चाहिए। अगर वो आपका ऑक्साइड के फॉर्म में तो कितना होता है, -2। अगर परऑक्सी लिंकेज लग जाता है तो -1 आता है। अगर सुपर ऑक्साइड होता है तो वहाँ पर -1 भी आता है। ये सारा बात बताएंगे जब सॉल्यूशन चैप्टर पर जब वीडियो बनाएंगे तो हम सिखा दूंगा कि कैसे जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीजन का वेरी करता है। ठीक है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और ये आपका क्या है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो नॉर्मली जो उसका बैलेंसिंग होता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, आप दिमाग में रखो। इसका कितना है, +1। और वैसे भी लेवल में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया गया होगा। तो ऑक्सीजन का एक नंबर कितना होता है, -2। तो 4 का कितना होगा, -8। हम लोग जानते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का जो नेट चार्ज होगा वो कितना होता है, 0। तो बताइए कि -1 -8 और +x, अगर इसका जो आपका मैग्नीज था इसका आप x मान ले तो इन तीनों का जो सम होगा 0 के बराबर होगा।
यानी कि +1 + x - 8 इक्वल टू 0। तो बताइए इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए यहाँ पर +7, यानी कि नॉर्मल स्टेट में जो मैग्नीज है उसका ऑक्सीजन स्टेट कितना है +7, ठीक है ना। अब देखते हैं अगर इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, इसमें करवा रहे हैं एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव में, तो जानते हैं यहाँ से बनता क्या है, यहाँ से आपका बन जाता है Mn+2 स्टेट में जाता है, इसमें जाता है जो भी बनेगा उसमें Mn किस में रहेगा +2 स्टेट में जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, यहाँ पर आपका था +7 स्टेट में, यहाँ पर कितना था +7 स्टेट में, यहाँ पर कितना है +2 स्टेट में। अब बताइए कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, क्या 5 हुआ, यहाँ पर +7 में था, यहाँ पर कितना हो गया +2, यानी कि उसको कहीं से बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन आपने इसको प्रोवाइड करवा दिया, इलेक्ट्रॉन इसने 5 लिया, तो एक्चुअली में जो आपका नंबर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन में कितना आया, इतना डिफरेंस आया है, यहाँ 7 था, यहाँ कितना था 2 था, तो क्या करोगे अगर 2 पर डिफरेंस होगा तो कितना आ गया 5 आ गया, तो इसका फैक्टर कितना आ गया 5, ठीक है ना। देखिए अगर इसी के वैल्यू 4 को अगर आप बेसिक मीडियम में ट्रीटमेंट करवाते हैं, बेसिक मीडियम में यानी कि वहां पर क्या है OH- है, तो जानते हो क्या बनता है, तो वहां पर आपका बन जाता है K2MnO4 बनता है, क्या बनेगा K2MnO4। ये आपके जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब प्रैक्टिकल होगा 12th का जो बोर्ड होता है उसमें भी इसका काफी यूज पड़ता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर क्या बन जाएगा बेसिक मीडियम में, तो आपका ये प्रोडक्ट बनता है, तो K2 क्या बन गया MnO4। अब बताइए यहाँ पर जो आपका Mn होगा उसका ऑक्सीजन स्टेट कितना, इसके नाते आपका आएगा -8, इसके नाते कितना आएगा एक पोटेशियम के नाते +1 आएगा, तो 2 है, कितना हो जाएगा +2, तो बताओ Mn के पास कितना आएगा +6, ठीक है ना। यहाँ पर आपका +7 था, वहां पर आ गया +6, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, क्या 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, यहाँ पर इनफैक्ट इसका कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। लेकिन अगर इसी को आप न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं, जो आपका K4 था, अगर इसी का ट्रीटमेंट आप करवाते हैं जिसमें न्यूट्रल में, यानी कि ना आपका एसिड है ना आपका बेस है, ये आपका बनाता है MnO4 बनाता है, क्या बनाएगा MnO4, तो सॉरी MnO2 बनाता है, क्या बनाता है MnO2 बनाता है, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पर इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा मैग्नीज का, एक ऑक्सीजन के नाते -2 आएगा, 2 के नाते कितना आएगा -4, तो इसमें कितना आएगा +4। यहाँ पर कितना था +7, वहां पर कितना है +4, बताइए नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितना होगा 3। अब एक हमने अच्छा सा एग्जांपल ये बताया कि अगर आपके पास कोई भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो देख लीजिए कि मीडियम के अकॉर्डिंग कैसे एन फैक्टर वेरी करता है, तो एन फैक्टर मीडियम पे स्ट्रांगली डिपेंड करता है, ये बात आपको समझना है। तो इस तरीके से आप एन फैक्टर निकाल सकते हैं, चाहे वो आपका एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे सॉल्ट हो, चाहे ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है। कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का आगे चैप्टर जब लोग आगे चलेंगे, थोड़ा जब चैप्टर के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ाई करना शुरू करेंगे, तो इन सारे टर्म्स का वहां पर यूज पड़ेगा, ठीक है ना। अब आगे हम लोग बात करते हैं, नॉर्मलिटी हो गया, अब करते हैं परसेंट, अगला क्या था परसेंट वेट बाय वेट। अब आइए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाले का जो पहला पॉइंट था आपका, वहां पर जो कंसंट्रेशन टर्म था वो क्या था परसेंट वेट बाय वेट था, ठीक है ना। तो परसेंट वेट बाय वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा कि मास ऑफ सॉल्यूट, इसमें ग्राम में, बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, इसमें ये भी ग्राम में, इनटू क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, ठीक। हमने बताया भी था कि खाली एक एक्सेप्शन छोड़ के, कौन सा मोलैलिटी वाला, वहां पर जो आपका डिनोमिनेटर वहां पर क्या आएगा सॉल्वेंट आ जाता है, बाकी हर जगह क्या आएगा हमेशा सॉल्यूशन का ही आएगा, चाहे वो वॉल्यूम हो चाहे वो मास हो, ठीक है ना। तो ये बात हुआ। अच्छा एक बात आप यहाँ पर और समझ सकते हैं, कभी कभी ये जानोगे तो काफी अच्छा करेगा आपके लिए, कि नॉर्मलिटी में मोलैलिटी में लोग रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं। जो आपका नॉर्मलिटी होगा, जो आपका मोलैलिटी है, उसमें आप एक रिलेशनशिप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो आपका नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी इक्वल टू कितना फॉर्मूला आया था, आखिर यही तो आपका आया नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले थे, उसका कितना वेट पता था बाय उसका मोलर मास इनटू ऊपर आ गया था फैक्टर आ गया था, याद कीजिए भी बाद में फॉर्मेट ड्राइव किया था, ठीक है, इनटू क्या आया था वॉल्यूम, ठीक है। अगर ये लीटर में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ हैंडल करोगे तो 1000 से क्या करना पड़ा था, मल्टीप्लाई करना पड़ा था। और जो आपका मोलैलिटी था, मोलैलिटी इक्वल टू कितना था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर।
नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते थे सॉल्यूट का, वेट बाय मोलर मास, यही था, इनटू क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें था, लीटर में था। अगर ml करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने दोनों जगह ml नहीं किया, दोनों जगह हमने क्या कर लिया, लीटर कर लिया। क्या मोलरिटी में नॉर्मलिटी में कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जा सकता है, शायद किया जा सकता है, दीजिए देख लीजिए कैसे, क्योंकि जो आपका वेट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें रखा गया था, लीटर रखा गया था। ध्यान से देखिए, क्या ये जितना टर्म है क्या वो मोलरिटी है, क्या इतना टर्म जो नॉर्मलिटी के अंदर में है क्या उसकी आप मोलरिटी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो आपका नॉर्मलिटी हो कितना आ जाएगा, मोलरिटी इनटू क्या आ जाएगा, एन फैक्टर आ जाएगा। एक ये बात आप निकाल लीजिए, जो आपका नॉर्मलिटी होगा मोलरिटी इनटू एन फैक्टर के बराबर होगा, ठीक है। अब बताइए नॉर्मलिटी इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लीटर, यही लिखे थे नॉर्मलिटी, आप क्या लिखे थे, इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू क्या आ गया, आपका एन फैक्टर आ गया, ठीक है। या वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया। अब बताइए जो आपका इक्विवेलेंट वेट होगा इसका सॉल्यूट का, वो नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर के मल्टीप्लाई के बराबर आया। जैसे हम लोग वहां पर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते थे 11th में, देखिए बड़े ध्यान से, कि जो भी आपका इक्विवेलेंट है, जो आपका इक्विवेलेंट है वो केवल एन फैक्टर में जाके नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका कन्वर्ट जो आपका नंबर जो आपका क्या था, सॉरी जो आपका नंबर ऑफ मोल था उसमें अगर आप एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे हम लोग एक्चुअली में पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग पूरा मोल कॉन्सेप्ट का पूरा चैप्टर 11th में, ऐसे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी एक कॉन्सेप्ट है, जैसे क्या है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी है, उस पर साइंटिस्ट में ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि जो आपका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हो मोल कॉन्सेप्ट से ज्यादा ही होता है। वो बहुत सिंपल सा खाली फंडा है, जो आपका मोल कॉन्सेप्ट था, मोल कॉन्सेप्ट में क्या कर दीजिए, एन फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एन फैक्टर हम जान लीजिए किस तरीके का सब्सटेंस आएगा, तो उसका एन फैक्टर आप कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, केवल एन फैक्टर का मल्टीप्लाई करें नंबर आप लोगों को, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है वो मोल कॉन्सेप्ट से ज्यादा इजी होता है, ठीक। तो इतना एक बात ये सीख लिए। अब अगला हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काम आएगा ये, तो आप इसको जानते रहिए, ठीक है। अब अगला क्या हो गया, परसेंट वेट बाय वेट, तो उसको हम लोग ऐसे निकाल लिए, ठीक। अब बात करते हैं इसके बाद जो टर्म आएगा क्या था, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सारे टर्म्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। पीपीएम हमने भी बीच में छोड़ दिया, क्योंकि पीपीएम में क्या था, पीपीएम का 3 हम लोग अलग अलग पढ़ते थे, जो पार्ट्स पर मिलियन था, एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था, एक वेट बाय वेट था, एक वेट बाय क्या था, वॉल्यूम था। तो उन तीनों को मैं एक इकट्ठा करके डिवाइड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। उसमें से 2 थे आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट और 2 क्या थे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो अगला कर रहे हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जो आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था उसका जो पहला क्वांटिटी था, जो पहला कंसंट्रेशन टर्म था, वो क्या था, परसेंट वेट बाय वेट। दूसरा क्या था, मोल फ्रैक्शन। कैसे इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स से। कैसे समझ सकते हैं, बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। और देखिए इतना लगाइए, अगर अपने पास कोई कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, उसमें आपने 2 अलग अलग सब्सटेंस रखा, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। जहां पर जो ए है वो सॉल्यूट का काम कर रहा है, मतलब उसका जो अमाउंट होगा वो कम होगा, और जो बी है वो किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का, मतलब उसका अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ए का हमने इसमें मिलाया एन नंबर ऑफ मोल, जो ए नाम का सब्सटेंस था उसका हमने कितना इसमें जाकर मिक्स कर दिया, एन नंबर ऑफ मोल, और जो बी था उसका कितना हमने मिला दिया इसमें, एन बी नंबर ऑफ मोल, ठीक है ना, और बन गया एक सॉल्यूशन। तो अगर करते क्या है, मोल फ्रैक्शन अगर आपको ए का निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो पहले ये बात बताइए कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का बात किया जा रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा कि जो भी आपने नंबर ऑफ मोल किसी एक पार्टिकुलर सब्सटेंस का मिलाया था, उसका एक्चुअली में कितना फ्रैक्शन है ओवरऑल नंबर ऑफ मोल में। तो पहले ये निकालिए कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल था वो कितना होगा। तो ए का आपने एन नंबर ऑफ मोल मिलाया, बी का एन बी नंबर ऑफ मोल मिलाया, तो बताइए एन टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। दोनों का नंबर ऑफ मोल होगा, दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा, तो इस तरीके से इसको लिखते हैं। जिस भी सब्सटेंस का आपका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसका आप नाम कहाँ लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट में, और क्या लगा देंगे, एक्स ए, ठीक है। ये आपका क्या डिनोट करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। जो आपका एक्स ए लिखा है क्या डिनोट करेगा, आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका ए, ठीक है ना।
तो ये किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ मोड ऑफ ए बाई क्या हो जाएगा, एनटी हो जाएगा। और एनटी क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ मोड, जो कि किसके बराबर था, तो ये इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, एन ए बाई एन ए प्लस क्या लिख सकते हैं, एन बी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ मोड फ्रैक्शन, सॉरी जैसे मोड फ्रैक्शन आपने सॉल्यूट का निकाला, वैसे मोड फ्रैक्शन किसका निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, एन बी बाई एन ए प्लस क्या आ जाएगा, एन बी आ जाएगा। अब ध्यान से, अगर इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं, इसका इक्वेशन नंबर 2 रखते हैं, अगर इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में अगर आपने ऐड कर दिया तो देखिए क्या मिलेगा, क्या एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू बी, एक्स ए का वैल्यू कितना था, नंबर ऑफ मोड ऑफ ए, ये था आपका एक्स ए का वैल्यू, एक्स बी का कितना था, नंबर ऑफ मोड ऑफ बी बाई एन टोटल, एन ए प्लस क्या था, एन बी था। देखेंगे ध्यान से, दोनों का न्यूमरेटर, सॉरी दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो एक्स ए आएगा प्लस एक्स बी आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, क्या 1 के बराबर आएगा। हम ऐड कर लीजिए दोनों को, आपका क्या है, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, और दोनों का तो न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर के बराबर आ रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो 1 आ गया। यहाँ से हम लोग एक बात सीख लिए कि कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए, कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए, उसमें जितने भी कंपोनेंट उसमें क्या है, आपने मिला के सॉल्यूशन बनाया था, सबके मोल फ्रैक्शन का अगर आप वैल्यू ऐड कर लेंगे तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। यानी कि अगर उन सब्सटेंस में से अगर किसी एक का नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन अगर आपको पता है, तो अगले वाले का मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकालेंगे, एक्स ए का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। एक्स ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। ऐसे जरूर है कि आपका 2 ही कंपोनेंट हो, 2 से ज्यादा भी होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे अगर आप n कंपोनेंट मिलाएंगे तो सबका सम हो जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी अप टू कहां तक हो जाएगा, एक्स एन तक, जहां तक भी आप करना चाहें, तो सबका सम क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इसी का मोल फ्रैक्शन आपको पता है तो बगल वाले क्या निकाल सकते हैं, दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये मोल फ्रैक्शन का बात हुआ। यहाँ तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे, फिर मोलरिटी का बात करते हैं। ठीक है ना, यहाँ तो सारे बच्चे कर लें पहले। ठीक, अब 2-3 कंसंट्रेशन टर्म और आपके हम लोग का छूट गया है। कौन कौन सा, एक तो मोल फ्रैक्शन बचा हुआ है, मोल फ्रैक्शन तो आपने कर लिया, एक है मोलरिटी। तो मोलरिटी में वो जो मोल फ्रैक्शन है, इन दोनों का रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अपना टाइम बचा के। तो ये जो बचा हुआ चीज़ है, ये हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। ठीक है ना।